अच्छा, अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में अगर हम ये देखें तो हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं इस टाइम के ऊपर, और ट्रांजैक्शन वह ये करती है कि ए और बी के अंदर जो है ना वो 100 ऐड करती है। ठीक है, जैसे ये स्टेप है, इसका एक स्टेप ये है। और फिर जो ट्रांजैक्शन 2 जो है उसे डबल कर देती है, यानी कि वो कर देती है कि ए को 2 से मल्टीप्लाई कर देती है और इसी तरह से बी को भी 2 से मल्टीप्लाई करके बी के इक्वल कर देती है। तो अब जब हमने लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल पे काम करना होगा तो हम ये देखेंगे कि ट्रांजैक्शन 1 ने जब ए में 100 को ऐड करना होगा, यानी ये वाला स्टेप करना होगा, तो सबसे पहले वो ए के ऊपर लॉक लेगी, लॉक अटेन करेगी, उसके बाद ए की वैल्यू को रीड करेगी, उसमें चेंज करेगी, फिर ए की वैल्यू को राइट करेगी और फिर लॉक ए के ऊपर रिलीज कर देगी। सही है। तो इसी तरह से फिर दोबारा वो बी पे लॉक लेगी और फिर वो बी को रीड करेगी, बी की वैल्यू को चेंज करेगी, बी को राइट करेगी और फिर बी पे लॉक जो है वो रिलीज कर देगी। इसी तरह से ट्रांजैक्शन 2 ने भी सेम इन्हीं स्टेप्स पे चलना होगा। ए पे लॉक लिया, फिर बाद में रिलीज कर दिया, फिर बी पे लॉक लिया, अपना काम किया और बी पे लॉक जो है वो रिलीज कर दिया। अगर इन्हीं ट्रांजैक्शंस को हमने सीक्वेंस में चलाना हो तो फिर हमें इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर ट्रांजैक्शन 1 जो है वो ए के ऊपर लॉक ले रही है और अपना काम कर रही है, तो ट्रांजैक्शन 2 तब तक ए पे लॉक नहीं ले सकती जब तक कि ट्रांजैक्शन 1 ने उसको रिलीज़ ना कर दिया हो। तो ये इस तरह से कोई सीक्वेंस हो जाएगी कि ये एक पोर्शन होगा, पहला पोर्शन। इस पोर्शन में ट्रांजैक्शन 1 ने ए के ऊपर अपना काम पूरा कर लिया, फिर ट्रांजैक्शन 2 जो है वो शुरू हुई और ट्रांजैक्शन 2 ने जो है वो ए के ऊपर अपना काम किया और लॉक रिलीज़ कर दिया, और फिर इत्तेफाक से उसी ने बी के ऊपर लॉक पहले कर लिया और उसने बी पे भी काम पूरा कर लिया। तो इस पोर्शन में ट्रांजैक्शन 2 अपना काम पूरा कर चुकी है। और फिर जो बाकी ट्रांजैक्शन 1 का बचा हुआ काम था, जब ट्रांजैक्शन 2 ने बी पे लॉक रिलीज़ कर दिया तो ट्रांजैक्शन 1 ने उसके ऊपर लॉक अटेन किया और फिर उसने जो है वो अपनी चेंजेस की और फिर उसने लॉक जो है वो रिलीज़ कर दिया। अब इस वाली साइड के ऊपर अगर आप देखें तो इनिशियल वैल्यू ए की जो है वो 25 है और इतना पोर्शन एग्जीक्यूट होता है तो ये 125 हो जाती है, ए में 100 ऐड होता है। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो डबल हो जाती है क्योंकि ट्रांजैक्शन 2 भी ए को छेड़ रही है और वो बी की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करती है तो 50 हो जाती है। और यहाँ पे फिर जब ट्रांजैक्शन 1 का बाकी का मानदा पोर्शन होता है तो बी की वैल्यू 50 हो चुकी होती है और बी में 100 ऐड होता है तो वो 150 हो जाता है। तो अब जो लेटेस्ट वैल्यूज़ हैं ए और बी की वो 250 और बी की वैल्यू 150 है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा समझें तो क्या आपको ये स्केड्यूल जो है वो सीरियलाइजेबल लग रहा है? तो अपनी डेफिनेशन को वापस जाकर याद करें, पॉज करके सोचें कि सीरियलाइज का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन 1 और ट्रांजैक्शन 2 पूरी अकेले अकेले चले बारी बारी, तो फिर जो जवाब आता है वही जवाब अगर इस स्केड्यूल का आ रहा है तो फिर हम कहेंगे कि वो सीरियलाइजेबल था। लेकिन यहाँ पे हम देखें ट्रांजैक्शन 1 अगर मुकम्मल तौर पे पहले चलाएं तो आंसर क्या आता है। लेट्स से ए की पहली वैल्यू और बी की भी वैल्यू जो है वो 25 है। तो अच्छा, ओके, सो जब ए की इनिशियल वैल्यू 25 है और बी की भी 25 है और हम एक सीरियल स्केड्यूल देखते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन 1 पहले एग्जीक्यूट होती है, ट्रांजैक्शन 2 बाद में। तो ट्रांजैक्शन 1 ये कहती है कि ए में 100 ऐड कर देती है तो यहाँ पे 125 हो जाएगा और बी भी 125 हो जाएगा। इसी तरह से बाद में जब ट्रांजैक्शन 2 रन होगी तो ए की वैल्यू 250 और बी की भी 250 हो जाएगी। सही है। अब अगर हम दूसरे सीरियल स्केड्यूल की बात करें जहाँ ट्रांजैक्शन 2 पहले आता हो और ट्रांजैक्शन 1 बाद में आता हो, इस पर्टिकुलर केस में पहले ये वाला काम होगा, इसका मतलब है स्टार्टिंग वैल्यू अगर फिर से 25 है तो ए जो है हमारे पास वो 50 हो जाएगा और बी भी 50 हो जाएगा। और ट्रांजैक्शन 1 जब एग्जीक्यूट होगी तो फिर उस टाइम पे इसमें 100 ऐड होगा तो वो 150 और 150 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि या तो ये वाली वैल्यूज आनी चाहिए, ये वाली वैल्यूज आनी चाहिए अगर हम इस स्केड्यूल को, ये जो अभी एग्जिस्टिंग स्केड्यूल जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं वो सीरियल है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ए की वैल्यू 250 आ रही है और बी की 150 आ रही है, तो जो ये इजहार कर रहा है कि ये वाला जो स्केड्यूल है वो सीरियलाइजेबल नहीं है। ऑल्दो आपने लॉकिंग सिस्टम लगाया लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है वो गड़बड़ हो रही है। अच्छा, लॉकिंग स्केड्यूलर हमारे पास क्या करेगा कि वो हमेशा सिर्फ तभी रिक्वेस्ट जो है वो ग्रांट करेगा अगर कोई ट्रांजैक्शन से रिक्वेस्ट करी है किसी भी वैल्यू या वेरिएबल के ऊपर, तो अगर उससे जो है वो लीगल स्केड्यूल बनता है। जैसे हमने थोड़ी सी ट्वीक्स की हैं और हम थोड़ी सी ट्वीक्स को अगर देखें तो पिछली ही एग्जांपल में कि जो ट्रांजैक्शन 1 है उसने लॉक अटेन कर लिया और उसने फिर जो है वो अपना ए के ऊपर काम कर लिया, ए पे लॉक लिया था और उसको रिलीज कर दिया और बी के ऊपर भी लॉक ले लिया। ठीक है,
बी पे लॉक ले लिया और ए के ऊपर जो है वो अपना लॉक रिलीज कर दिया। अब जब ट्रांजैक्शन 2 शुरू करने लगी उसने ए के ऊपर तो अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन वो बी के ऊपर जब लॉक लेने लगी तो उसे पता चला कि वो लॉक नहीं ले सकती, क्योंकि लॉकिंग स्केड्यूलर उसको लॉक नहीं दे रहा, बिकॉज लॉक पहले से किसी और ट्रांजैक्शन उस बी एलिमेंट के ऊपर जो है ना वो ले चुका हुआ। तो ट्रांजैक्शन 2 जो है वो पॉज स्टेट में रहेगी जब तक कि ट्रांजैक्शन 1 अपने बी के ऊपर काम पूरा करके बी का लॉक रिलीज नहीं कर देती, और फिर जब वो रिलीज कर देगी फिर ट्रांजैक्शन 2 को लॉक दोबारा से मिल जाएगा बी के ऊपर और वो काम हो जाएगा। अगर आप इस स्केड्यूल को देखें तो हम अगर एनालिसिस करें कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन 1 को जो भी लॉक्स चाहिए थे जिन पे वेरिएबल्स पे काम करना था उसने उनके लॉक्स जो हैं वो पहले ही ले लिए हैं, ठीक है। तो इसका लेने का उसको फ़ायदा ये हुआ है कि पहले लॉक लेने से उसने दूसरी ट्रांजैक्शन को उसके ऊपर काम नहीं करने दिया और बी के ऊपर काम नहीं करने दिया और बी की वैल्यू भी साथ ही चेंज कर दी, जिससे इनडायरेक्टली क्या हुआ कि जो आउटपुट में आपकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपकी वही आ रही हैं जो किसी सीरियल स्केड्यूल से आती हैं। और ऑल्दो ये जो स्केड्यूल हमने है ये रियलिटी में सीरियल स्केड्यूल नहीं है, लेकिन इसकी जो वर्किंग के बाद आउटपुट जो है वो आ रही है। ये मे बी ऐसा स्केड्यूल हो सकता है कि जो हमें इक्वलेंट टू आंसर दे रहा है सीरियल स्केड्यूल के, लेकिन ये खुद एग्जैक्टली सीरियल जो है वो फॉर्म में नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली T1 मुकम्मल पहले चले और T2 बाद में चले। यहाँ पे ये हुआ है कि पहले T1 का कुछ पोर्शन चला है और T2 का कुछ पोर्शन चला है और फिर T1 दोबारा एग्जीक्यूट हुआ, फिर T2 दोबारा एग्जीक्यूट हुआ। तो लॉकिंग स्केड्यूलर जो है वो रिक्वेस्ट ग्रांट करता है ये देखते हुए कि किसने लॉक पहले लिया है और किसने बाद में लिया, और इसके लिए वो लॉक टेबल मेंटेन करता है। अच्छा, अब हमने अगर लॉकिंग प्रोटोकॉल को थोड़ा सा जो पिछली एग्जांपल से ही उसका थोड़ा वर्जन चेंज कर लें ताकि मैं हमारी जो अनसीरियलाइजेबल स्केड्यूल के मसले आ रहे थे वो ना आए और पिछली एग्जांपल से ही हम कुछ सीखें, तो हम एक नया प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं जो कि है टू फेज लॉकिंग, जिसको हम 2PLP बोलते हैं। अब ये जो 2PL अगर इस प्रोटोकॉल के तहत हम लॉक्स प्रोवाइड करें तो फिर उससे गारंटी होती है कि जो भी स्केड्यूल बन रहा है वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल ही बन रहे होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें वही काम हुआ जो एग्जैक्टली पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन शुरू हो तो वो पहले से ही सारे लॉक्स ले ले जितने उसको चाहिए, ठीक है। जैसे पिछली एग्जांपल में उसने जो ट्रांजैक्शन 1 थी उसने ए पे भी लॉक ले लिया था और बी पे भी पहले ही ले लिया था लॉक, क्योंकि उसको पता था कि फ्यूचर में जाके उसको बी की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसने बी के ऊपर लॉक भी ले लिया। और फिर फर्स्ट फेज हमारे पास क्या होता है कि उसमें लॉक्स अटेन होते हैं और फिर जब वो काम कर लेगी तो फिर वो क्या करेगी, सेकंड फेज में जो है ना वो अपने लॉक्स रिलीज करना शुरू करेगी। तो एक फेज ये होगा कि जहां उसको लॉक्स जो हैं वो मिल रहे होंगे और फिर वो अपना काम करेगी। फिर एक फेज आएगा कि वो बारी बारी अपने लॉक्स जो है वो रिलीज करेगी और वो जैसे जैसे रिलीज करती जाएगी, यहाँ लेट्स से उसने ए वेरिएबल पे लॉक रिलीज कर दिया, इधर उसने बी वेरिएबल पे लॉक रिलीज कर दिया, इधर उसने सी वेरिएबल पे रिलीज कर दिया, तो ग्रेजुअली इसके टोटल नंबर ऑफ लॉक्स में डिके आना शुरू हो जाएगा। तो ये दो फेजेस में इसका टू फेज इसलिए इसको कहते हैं कि पहले आप लॉक्स अटेन करना शुरू करते हैं, फिर अपना काम करते हैं और फिर वो लॉक्स रिलीज करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसी एग्जांपल को अगर आप देखें, वही जो पीछे वाली एग्जांपल थी, तो यहाँ पे लॉक 1 ले लिया गया है, लॉक बी पे भी ले लिया गया है। अब उसका फायदा ये हुआ है कि लॉक 1 पे काम करके फिर लॉक रिलीज कर दिया ए के ऊपर, और बी जो है वो ट्रांजैक्शन 2 आराम से काम करती थी ए के ऊपर, लेकिन जब उसको बी पे काम करना था उसको काम करने को नहीं मिला। ट्रांजैक्शन 1 ने अपना काम पूरा किया और फिर उसने लॉक रिलीज किया, तो फिर जो है वो ट्रांजैक्शन 2 को लॉक मिल सका। अब इसका फ़ायदा ये है कि हमें हमेशा जो स्केड्यूल मिल रहा होगा वो ऐसा मिल रहा होगा जो कि कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, और लेकिन इसका नुकसान हमें कुछ ये हो सकता है कि हमें डेडलॉक्स फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे हो सकता है कि जो ट्रांजैक्शन 1 है वो लॉक ए के ऊपर ले ले और ट्रांजैक्शन 2 जो है वो पहले जो है वो लॉक बी के ऊपर ले ले। अब इसको काम करने के लिए जो है वो ख़त्म करने के लिए लॉक बी पे चाहिए, इसको काम ख़त्म करने के लिए लॉक ए पे चाहिए, लेकिन दोनों चूँकि एक दूसरे के ज़ेर इस्तेमाल है तो यहाँ ये दोनों डेड लॉक का शिकार हो जाएंगे। जैसे अगर एक तंग गली और यहाँ से आप आ रहे हैं और यहाँ से ये आ रहे हैं, तो अब कौन किधर जाए, तो ये एक डेड लॉक में फंस जाएंगे। तो 2 फेज लॉकिंग का ये हमें एक नुकसान जो है वो होता है। तो यही एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देखें कि एक ट्रांजैक्शन 1 है और एक ट्रांजैक्शन 2 है। यहाँ पे लॉक 1 ए के ऊपर पहले आ रहा है
और फिर यहाँ लॉक बी है और इधर ए रिलीज हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे लॉक 2 है और फिर यहाँ पे लॉक ए है, यानी अल्टरनेटिव है, पहले लेते हैं। अब ट्रांजैक्शन 1 ने पहले लॉक ले लिया ए के ऊपर और ट्रांजैक्शन 2 ने लॉक बी कर दिया। ए पे काम हुआ, ए पे राइट हुआ, इसने बी पे लॉक मांगने की कोशिश की, इसको लॉक नहीं मिला क्योंकि अभी तक ट्रांजैक्शन 2 ने लॉक रिलीज नहीं किया हुआ था। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही हुआ कि लॉक 2 ए पे मांगने की कोशिश हुई बी को छोड़ने से पहले। तो अब ये दोनों ट्रांजैक्शन जो हैं वो डेडलॉक का शिकार हो गई हैं। इन्हें अब नहीं समझ आ सकती कि ये क्या करें अनलेस और अनटिल अब यहाँ पे कोई ओएस की इंटरवेंशन जो है वो या सिस्टम की इंटरवेंशन नहीं होती। अगर हम लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल को थोड़ा सा और चेंज करें, पहले हमने कहा था कि अगर ट्रांजैक्शन 1 या ट्रांजैक्शन 1 ने सिर्फ अगर ए पे रीड करना हो और राइट ना करना हो तब भी वो जो है ना वो लॉक मांगेगी ए के ऊपर। तो लेकिन अब ज़ाहिर है रीड के ऊपर तो लॉक लेने की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने चेंज थोड़ी करना है, उसको तो सिर्फ वैल्यू रीडिंग के लिए चाहिए, तो लॉकिंग की ज़रूरत तो नहीं है। तो अगर हम लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल को थोड़ा सा चेंज करें और अब हम अपने लॉक की दो टाइप्स कर लें, एक एक्सक्लूसिव लॉक बना लें और एक शेयर्ड लॉक बना लें। और एक्सक्लूसिव लॉक सिर्फ हमें तभी लेना है जबकि कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो जो टी आई ट्रांजैक्शन है वो किसी एक्स वेरिएबल के ऊपर जो है ना वो करना चाहती है, राइट करना चाहती है। तो एक्सक्लूसिव को हम एक्सेल के साथ लिखेंगे और ट्रांजैक्शन आई एक्सक्लूसिव लॉक मांग रही है इस टाइम पे वेरिएबल एक्स के ऊपर या ए या जो भी आपका वेरिएबल है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है कि एक्स ऑफ ए इज एन एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए, और आपकी बुक में जो नोटेशन यूज हुई है ये है एक्सक्लूसिव लॉक की। ठीक है, इस तरह से फिर एक शेयर्ड लॉक है। शेयर्ड लॉक का मतलब ये है कि सिर्फ जब आपको रीडिंग के लिए चाहिए तो आप सिंपल शेयर्ड लॉक ट्रांजैक्शन आई का एक्स वेरिएबल पे लें तो ये आपको लॉक मिल जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपको उसके ऊपर मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो है वो शेयर्ड लॉक ले सकती हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक ऑब्वियसली सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन जो है वो ले रही होगी। तो ये एक चीज़ होगी कि क्योंकि रीडिंग मल्टीपल लोग कर सकते हैं एक टाइम पे लेकिन राइटिंग मल्टीपल को नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से हमारे पास ऑप्शंस हो सकती हैं कि अगर एक बंदे को एक ट्रांजैक्शन को काम करते करते एहसास हुआ है कि उसको रीडिंग के अलावा राइटिंग भी करनी है तो फिर वो अपने शेयर्ड लॉक को चेंज करके एक्सक्लूसिव लॉक बना सकते हैं। इसको अपग्रेड कहते हैं। और डाउनग्रेड का मतलब है कि किसी के पास एक्सक्लूसिव लॉक अगर दोबारा उसने राइटिंग नहीं करनी है, सिर्फ रीडिंग करनी है, तो बीच में किसी पॉइंट इन टाइम पर ट्रांजैक्शन के एग्जीक्यूशन के उसको शेयर्ड पे कन्वर्ट भी कर सकती है। इसको डाउनग्रेडिंग कहते हैं। तो लॉक्स जो हैं वो तब फिर ट्रांजैक्शन जब काम कर ले तो वो अपने लॉक्स जो है वो रिलीज कर देगी। अच्छा, हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 कि आप कभी भी राइट नहीं कर सकते, कोई भी ट्रांजैक्शन राइट नहीं कर सकती जब तक कि वो एक्सक्लूसिव लॉक नहीं मांग लेती उस वेरिएबल पे। इसी तरह से हमेशा ये होगा कि पहले आप लॉक मांगेंगे और फिर ही आप उसके बाद उसको अनलॉक करेंगे, तो 2 फेज लॉकिंग वाला काम जो है वो यहाँ पे हो रहा होगा। फिर तीसरी चीज़ आती है लीगैलिटी। जो लीगल एस्पेक्ट है स्केड्यूल का वो ये है कि एन एलिमेंट में आइदर बी लॉक्ड एक्सक्लूसिवली बाय वन ट्रांजैक्शन और सेवरल इन शेयर्ड मोड। ठीक है, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, या वो शेयर्ड लॉक ले रहा होगा या वो एक्सक्लूसिव लॉक में जा रहा होगा। If there is an exclusive lock on X, then there cannot be another exclusive lock. एक वेरिएबल पे एक से ज़्यादा एक्सक्लूसिव लॉक नहीं लग सकते। इसका मतलब है कि एक वक्त में एक ही ट्रांजैक्शन जो है वो उसको पर राइट करी होगी। अगर शेयर्ड लॉक है तो उस then there cannot be another exclusive lock without unlock। तो ये बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि अगर शेयर्ड लॉक भी लगा हो तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर भी कोई उस ए वेरिएबल के ऊपर आपको एक्सक्लूसिव लॉक नहीं मिल सकता। यानी लॉक शेयर्ड है, रीडिंग लोग कर रहे हैं उससे और आप उसके ऊपर एक्सक्लूसिव लॉक लगा के ऑल्दो आप राइट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लगा लेंगे तो क्या होगा कि जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस उसको रीड कर रही हैं उनकी वैल्यूज़ ख़राब हो जाएंगी अगर उसको कोई और ट्रांजैक्शन जो है वो चेंज कर देती है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन 3 इसको चेंज कर देगी तो T1, T5, T9 जो इस्तेमाल करें उनके लिए वो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा, अलाउड एक्सक्लूसिव एंड शेयर्ड ऑन सेम एक्स इन सेम ट्रांजैक्शन प्रोवाइडेड नो कन्फ्लिक्ट। तो सिर्फ ये तभी इस तरह का केस तभी अलाउड है अगर वो सेम ट्रांजैक्शन के अंदर ही काम हो रहा हो, तो तब उसको इकट्ठे शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक एक ही वेरिएबल के ऊपर मिल सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा केस नहीं है जहाँ ये पॉसिबल होगा। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं जिसके बगैर हमें बात बिल्कुल समझ नहीं आती। तो हमने क्या किया है, हमने पहले शेयर्ड लॉक लिया है ए के ऊपर और फिर रीडिंग की है और फिर एक्सक्लूसिव लॉक बी पे लिया और फिर रीडिंग की एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ भी हुआ है। तो अब इसको तरतीब देखते हैं स्केड्यूल की। तो ट्रांजैक्शन 1 ने पहले शेयर्ड लॉक लिया ए के ऊपर क्योंकि उसने रीड करना था ए को। ट्रांजैक्शन 2 ने भी पैरेलल में शेयर्ड लॉक लिया है
ए के ऊपर, और क्योंकि उसने भी इसको रीड करना था। अब ट्रांजैक्शन 2 ने शेयर्ड लॉक लिया बी के ऊपर, क्योंकि उसने बी को भी रीड करना था। अब ट्रांजैक्शन 1 जब जो है वो एक्सक्लूसिव लॉक बी पे लेने लगी, यानी बी पे राइट करने लगी, तो डिनाई होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पहले से शेयर्ड लॉक जो है वो मौजूद है। फिर ट्रांजैक्शन 2 ने जब ए को अनलॉक कर दिया, बी को अनलॉक कर दिया, अब दोनों अवेलेबल हैं, और ट्रांजैक्शन 1 ने फिर दोबारा एक्सक्लूसिव लॉक मांगा बी के ऊपर, बी को रीड किया, उस पर राइट कर दिया, और फिर उसने वो दोनों लॉक्स जो है वो रिलीज कर दिए। तो ये इस तरीके के साथ काम हो रहा होगा। अच्छा, अब उसी लॉकिंग प्रोटोकॉल में जो 2PL वर्जन है उसमें एक स्ट्रिक्ट 2PL वर्जन आता है। उसमें और 2PL में फ़र्क सिर्फ ये है कि जैसे 2PL में मैंने कहा था पहले वो आहिस्ता आहिस्ता लॉक्स लेती है, फिर अपना काम करती है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता काम होता रहता है, लॉक रिलीज करती रहती है। स्ट्रिक्ट 2PL ये करती है कि वो लॉक्स जो है ना, वो जब लेती है ना तो उसको फ़ौरन नहीं रिलीज़ करती। वो ये करती है कि जब उसकी सारी ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है और यहाँ पे वो कमिट हो जाता है, उसके बाद वो सारे लॉक्स जो है वो रिलीज़ करती है। तो इसका ये श्रिंकिंग फेज़ ये वाला नहीं होता, बल्कि ये डायरेक्टली सीधा यहाँ पे जो है वो काम हो रहा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लेक्चर क्लोज करते हैं, और इस लेक्चर के शुरू के कोई 5-10 मिनट आपकी रिविजन थी, बाकी ये 20 मिनट्स का जो लेक्चर है वो ट्रांजैक्शन की लॉकिंग के सिलसिले में था। ठीक है, थैंक यू।